कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर क्या है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक। एक ऐसी दुनिया की खोज में जहां हम कभी जा तो नहीं सकते। तो फिर हम उसके बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम एक ऐसी दुनिया का नक्शा कैसे बना सकते हैं जहां पहुंचना ही नामुमकिन है? ये बिल्कुल एक जासूसी केस जैसा है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट्स जासूस हैं और सुराग हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। पृथ्वी का जो रेडियस है, मतलब इसकी सतह से लेकर इसके केंद्र तक की दूरी, वो है लगभग 6370 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये इतनी बड़ी दूरी है कि इसके आर पार देख पाना तो लगभग नामुमकिन ही लगता है। अब इसकी तुलना करते हैं कि इंसान आखिर कितनी गहराई तक पहुंच पाया है। आज तक इंसानों ने जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है, कोला सुपर डीप बोरहोल, वो सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। ये पृथ्वी के रेडियस का 0.2% भी नहीं है। मतलब साफ है कि सीधे सीधे अंदर झांकना तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। तो फिर हमारी ये जासूसी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है उन सुरागों से जिन्हें हम सच में छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये वो फिजिकल सबूत हैं जो हमें पृथ्वी की कहानी का पहला चैप्टर बताते हैं। साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं डायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत। अब ये क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स, यानी ऐसे ठोस सबूत जिन्हें हम इकट्ठा करके लैब में जांच सकते हैं। ये हमें सीधी और सच्ची जानकारी देते हैं। तो ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं क्या? पहला, चट्टानें, जो हमें माइनिंग या ड्रिलिंग से मिलती हैं। इनसे हमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसकी केमिकल बनावट पता चलती है। और दूसरा है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानें बाहर लाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा हमें गहराई से मिले सैंपल्स की स्टडी करने का एक जबरदस्त मौका देता है। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है। मैग्मा का होना ही इस बात का पक्का सबूत है कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है कि वो चट्टानों को पिघला सकती है। लेकिन ये सबूत हमें सिर्फ सतह के पास की कहानी ही बताते हैं। असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें जासूसी के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां हम सीधे सबूतों के बजाय अंदाजे और कैलकुलेशंस पर निर्भर करते हैं। इन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट सोर्सेस, यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत। ये वो सुराग हैं जो हमें फिजिक्स और तुलना का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। मतलब यहाँ हम चीजों को छू नहीं सकते, पर उनके असर को देखकर नतीजों तक पहुंच सकते हैं। इसमें कई दिलचस्प सुराग हैं, जैसे तापमान और दबाव। हम जैसे जैसे खदानों में नीचे जाते हैं, गर्मी बढ़ती जाती है। इससे ये अंदाजा लगता है कि पृथ्वी का केंद्र यानी कोर बहुत ज्यादा गर्म और भारी दबाव में होगा। फिर आते हैं मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड, क्योंकि ये उसी मटेरियल से बने हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी है। इनकी स्टडी से पता चलता है कि पृथ्वी का कोर भी भारी धातुओं जैसे लोहे से बना होगा। लेकिन इन सब में हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है सीस्मोलॉजी, यानी भूकंप का विज्ञान। हाँ बिल्कुल, शायद यकीन न हो, पर पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों को समझने का सबसे बड़ा सुराग भूकंप ही है। ये कुदरती घटनाएं हमें वो जानकारी देती हैं जो कोई भी मशीन कभी नहीं दे सकती। तो ये साइज्मोलॉजी काम कैसे करती है? इसे आप पृथ्वी का एक्सरे समझ सकते हैं। जब भूकंप आता है तो एनर्जी की लहरें, जिन्हें साइज्मिक वेव्स कहते हैं, हर दिशा में फैलती हैं। ये लहरें पूरी पृथ्वी के आर पार सफर करती हैं। और मजे की बात यह है कि ठीक जैसे एक्सरे हमारे शरीर में हड्डी और मांस में अलग अलग तरह से गुजरता है, वैसे ही ये साइज्मिक वेव्स भी ठोस और तरल चीजों से गुजरते हुए अपनी स्पीड और रास्ता बदल लेती हैं। साइंटिस्ट्स दुनिया भर में लगे सेंसर्स से इन बदलावों को ट्रैक करते हैं और इसी डेटा का इस्तेमाल करके अंदर की अदृश्य परतों का पूरा नक्शा बना लेते हैं। तो अगर हम इसे समेटे तो ये है हमारे साइंटिस्ट की जासूसी किट। एक तरफ है डायरेक्ट सोर्सेज, चट्टानें और ज्वालामुखी से निकले सैंपल्स जिन्हें हम छू सकते हैं, और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट सोर्सेज, तापमान, उल्कापिंड और सबसे जरूरी भूकंप की लहरें, जिनकी हम सिर्फ कैलकुलेशन और एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब जब हमारे पास सारे सुराग हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो अब वक्त आ गया है कि इन सबको एक साथ जोड़कर केस का फाइनल फैसला सुनाया जाए। और नतीजा ये है कि सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। हमारी पृथ्वी कोई एक ठोस चट्टान का गोला नहीं है, बल्कि ये एक प्याज की तरह है जिसमें कई अलग अलग परतें हैं।
और हर परत की अपनी अलग केमिकल और फिजिकल खासियतें हैं। ये वाकई में कमाल है कि कैसे इतने अलग-अलग सुराग मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये रहस्य तो सुलझ गया है कि पृथ्वी एक लेयर्ड प्लैनेट है। पर अब सवाल ये है, क्या हम सब इन परतों को एक-एक करके छीलने और उनके अंदर झांकने के लिए तैयार हैं? अगली बार हम पृथ्वी की 3 मुख्य परतों क्रस्ट, मैंटल और कोर की रोमांचक दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे। सोचने वाली बात है, बिना वहां गए हम और क्या-क्या जान सकते हैं। चलिए फिर से स्वागत है आपका। पिछले विश्लेषण में हमने पृथ्वी की परतों की जो बुनियादी समझ बनाई थी, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी यात्रा जारी रखते हैं ग्रह के केंद्र की ओर और पृथ्वी की संरचना को और भी गहराई से जांचते हैं। देखिए, पृथ्वी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक प्याज की तरह देखना। जैसे प्याज में एक के बाद एक कई परतें होती हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अलग अलग परतों में बंटी हुई है। तो ये जो प्याज की परत वाली मिसाल है, ये हमारी नीचे की ओर यात्रा में एक गाइड की तरह काम करेगी, जहां हर परत एक नया और मजेदार रहस्य खोलेगी। तो ये रहा हमारे आज के सफर का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे द लेयर्ड प्लैनेट की अवधारणा से। फिर हम पृथ्वी की त्वचा यानी द क्रस्ट, उसके शरीर द मेंटल और उसके दिल द कोर का विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम अगले रहस्य द नेक्स्ट मिस्ट्री केमिस्ट्री पर एक नजर डालेंगे। हम इन सभी पड़ावों पर रुकेंगे और हर एक को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है घनत्व यानी डेंसिटी। गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ डेंसिटी के हिसाब से छांट दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी में तेल डालते हैं तो तेल ऊपर तैरता है ना, क्योंकि वो कम घना होता है। बिल्कुल वैसे ही जब पृथ्वी बन रही थी तो भारी पदार्थ जैसे लोहा केंद्र में डूब गए, जबकि हल्के पदार्थ जैसे सिलिकेट ऊपर की ओर तैरते रहे। और बस इसी प्रक्रिया ने हमारी पृथ्वी को उसकी आज की परतदार संरचना दी है। अब चलिए अपने पहले पड़ाव का विश्लेषण करते हैं। सबसे बाहरी, अविश्वसनीय रूप से पतली और नाजुक परत जिसे हम कहते हैं क्रस्ट या हिंदी में भूपरपटी। यह सिर्फ एक परत नहीं है, ये हमारी दुनिया है। ये वो सतह है जिस पर हम रहते हैं, हमारे शहर बसे हैं और हमारा सारा जीवन इसी पर निर्भर है। जैसा कि ये डोनट चार्ट दिखा रहा है, क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन यानी वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%। ये वाकई चौंकाने वाला है। बाकी का 99% इसके नीचे है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक सेब की कल्पना कीजिए। क्रस्ट उस सेब के पतले से छिलके के बराबर है, बस इतना ही। हालांकि ये त्वचा एक जैसी नहीं है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं और उनके बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय भूपरपटी, जिस पर हम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोटी है, करीब 30 किलोमीटर, और ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से बनी है। दूसरी तरफ है ओशनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपरपटी, जो समुद्र के नीचे है। ये बहुत पतली है, सिर्फ 5 किलोमीटर, लेकिन ये बेसाल्ट जैसी भारी चट्टानों से बनी है, जो इसे बहुत ज्यादा घना यानी डेंस बनाती है। और यही डेंसिटी का अंतर सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डेंसिटी का यही अंतर भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का असली इंजन है। होता क्या है कि जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं तो भारी ओशनिक क्रस्ट हमेशा हल्की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे धंस जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सबडक्शन की वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। और हां, हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से होता है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। अगली परत में, जिसे मैंटल कहते हैं, ये ग्रह का विशालकाय शरीर बनाता है जो क्रस्ट के ठीक नीचे से शुरू होता है। ये चार्ट मैंटल के विशाल पैमाने को बिल्कुल साफ दिखाता है। बाईं ओर का बार देखिए, ये पृथ्वी के वॉल्यूम का 84% है, और दाईं ओर का बार ये मास का 68% है। मतलब ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पर मैंटल सिर्फ एक ठोस ब्लॉक नहीं है। इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे अपर सॉलिड मैंटल कहते हैं, वो क्रस्ट के साथ मिलकर एक कठोर ठोस परत बनाता है। इसी मिली हुई परत को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है, जब भी आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में सुनते हैं तो आप असल में इसी लिथोस्फीयर के विशाल टूटे हुए टुकड़ों की बात कर रहे होते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर तैर रहे हैं। ठीक, लिथोस्फीयर के नीचे एक बहुत ही खास परत है, एस्थीनोस्फीयर। ये पूरी तरह से ठोस नहीं है, बल्कि एक सेमी मोल्टन प्लास्टिक जैसी परत है।
आप इसे गर्म शहद या बहुत गाढ़े तारकोल की तरह सोच सकते हैं। ये एक ल्यूब्रिकेंट यानी स्नेहक की तरह काम करती है, जिस पर लिथोस्फीयर की प्लेटें धीरे धीरे फिसलती हैं। और हाँ, यही वो परत है जहां से ज्वालामुखियों के लिए मैग्मा बनता है। और अब हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद आखिरकार हम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं, पृथ्वी का बेहद घना और भारी दिल, जिसे कोर कहते हैं। ये ग्रह का सबसे गर्म और सबसे भारी हिस्सा है, जो ज्यादातर लोहे और निकल से बना है। कोर अपने आप में एक विरोधाभास है। इसका बाहरी हिस्सा, आउटर कोर, पिघले हुए लोहे का एक विशाल महासागर है जो लिक्विड यानी तरल अवस्था में है। पृथ्वी के घूमने की वजह से ये तरल लोहा भी घूमता है और एक विशाल डायनेमो की तरह काम करता है, जिससे हमारा सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन इसके ठीक केंद्र में है इनर कोर, जो अविश्वसनीय रूप से गर्म होने के बावजूद सॉलिड यानी ठोस है। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इनर कोर का तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म है, फिर भी वो सॉलिड क्यों है, जबकि उससे थोड़ा ठंडा आउटर कोर लिक्विड है? ये हमें तापमान यानी टेम्परेचर और दबाव यानी प्रेशर के बीच के असाधारण रिश्ते के बारे में क्या बताता है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, प्रेशर यानी दबाव। जरा कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर पूरी पृथ्वी का वजन पड़ रहा हो। केंद्र में दबाव इतना ज्यादा है, इतना जबरदस्त और कुचल देने वाला, कि ये गर्मी की शक्ति पर भी भारी पड़ जाता है। ये लोहे के परमाणुओं को इतनी जोर से एक साथ दबाता है कि वो हिल भी नहीं सकते और लिक्विड नहीं बन सकते, भले ही तापमान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। सीधी सी बात है, दबाव तापमान पर जीत जाता है। तो हमारी भौतिक यात्रा तो पूरी हो गई। हमने पृथ्वी की संरचना को समझ लिया है, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। ये जानना कि परतें कहाँ हैं एक बात है, पर यह समझना कि वे असल में किस चीज से बनी हैं, ये एक बिल्कुल नया रहस्य है। तो अब हम फिजिक्स से केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। इन परतों को सही मायने में समझने के लिए हमें उनकी रासायनिक संरचना यानी केमिकल कॉम्पोजिशन की जांच करनी होगी। क्रस्ट में कौन से तत्व हैं, मेंटल में कौन से हैं और कोर में कौन से? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा, मैग्नीशियम, ये तत्व अलग अलग परतों में कैसे बटे हुए हैं और क्यों? तो क्या आप हमारे अगले विश्लेषण के लिए तैयार हैं? हम पृथ्वी की तात्विक रसायन यानी एलिमेंटल केमिस्ट्री में गोता लगाएंगे और उन सीमाओं यानी बाउंड्रीज का पता लगाएंगे जो इन परतों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ये एक और रोमांचक सफर होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार। वापस स्वागत है। तो पिछली बार हमने ये तो समझ लिया था कि हमारी पृथ्वी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग परतों में बटी हुई है ना? अच्छा, आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक का एक सफर करने वाले हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ये परतें, ये लेयर्स बनी किस चीज से हैं, इनकी केमिकल रेसिपी क्या है। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन से तत्व हैं जिनसे हमारा पूरा ग्रह बना है? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही केमिस्ट्री, यही रसायन विज्ञान ये तय करता है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो कैसी होगी, और सबसे जरूरी, हमारी पृथ्वी का जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे काम करता है। हमारी यात्रा शुरू होती है ठीक हमारे पैरों के नीचे की जमीन से। ये है पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे हल्की और वो परत जिसे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, द क्रस्ट। ये वो ठोस परत है जिस पर हम सब रहते हैं, और इसकी केमिकल कंपोजिशन हमारे ग्रह के बाकी हिस्सों से बहुत बहुत अलग है। वैज्ञानिक इसे आसान भाषा में समझाने के लिए क्रस्ट की केमिस्ट्री को कहते हैं सियाल, SiAl। अब ये नाम इसके दो मुख्य घटकों से आता है, सी यानी सिलिका और एल यानी एल्यूमिनियम। ये दोनों तत्व मिलकर क्रस्ट की नींव बनाते हैं। अब इस चार्ट में एक बहुत ही मजेदार बात है। जब हम चट्टान या रॉक के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लोहा, पत्थर, कोई धातु, यही सब ना? पर हैरानी की बात यह है कि हमारी क्रस्ट में जो एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में है वो असल में एक गैस है, ऑक्सीजन, लगभग 47%। इसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, करीब 28%। और हाँ, अगर हम सिर्फ धातुओं यानी मेटल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, 8% से भी ऊपर। इन्हीं बिग 8 एलिमेंट्स से हमारी पृथ्वी की पूरी बाहरी सतह बनी हुई है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे एक बहुत ही विशाल और घनी परत है जिसे मैंटल कहते हैं।
ये पृथ्वी के वॉल्यूम का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोचिए, लगभग 84%, और यहीं से हमारे प्लैनेट की ज़्यादातर जियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप को ताकत मिलती है। और यहाँ पर केमिकल रेसिपी पूरी तरह से बदल जाती है। मैंटल को सीमा यानी SiMa के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी C तो सिलिका के लिए ही है, लेकिन Ma एल्यूमिनियम की जगह लेता है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की मौजूदगी इस परत को ऊपर वाली सियाल क्रस्ट से कई ज्यादा भारी और डेंस बना देती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि डेंसिटी का ये जो फर्क है, इसी वजह से हमारी पूरी क्रस्ट मैंटल के ऊपर फ्लोट करती है, मतलब तैरती है। सोचकर देखिए, जैसे पानी पर लकड़ी का एक टुकड़ा तैरता है ना, बिल्कुल वैसे ही हल्की सियाल की परत भारी सीमा परत के ऊपर तैर रही है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आगे जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझेंगे तो ये बिल्कुल केंद्र में होगा। हमारा ये सफर अब हमें ग्रह के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, एक अविश्वसनीय रूप से घने और गर्म कोर तक। ये हमारी पृथ्वी का पावर हाउस है, जो भारी धातुओं से बना है और जिसका तापमान सूरज की सतह जितना ही गर्म है। हमारे ग्रह के दिल में हमें सबसे भारी तत्व मिलते हैं। यहाँ की केमिस्ट्री काफी सीधी है, मुख्य रूप से निकेल और आयरन। इसीलिए इस लेयर को निफे NiFe नाम दिया गया है। Ni निकेल के लिए और Fe आयरन का केमिकल सिंबल। जब पृथ्वी बन रही थी तो ये भारी धातुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में डूब गई थीं। और यहीं पर कॉम्पोजिशन की अहमियत सबसे ज्यादा समझ आती है। देखिए, कोर के दो हिस्से हैं, एक ठोस इनर कोर और एक तरल आउटर कोर। आउटर कोर में मौजूद ये पिघले हुए लोहे की विशाल घूमती हुई गेंद एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करती है। यही इंजन पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक अदृश्य ढाल जो हम सबको सूरज से आने वाले घातक सोलर रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो अब तक हमने पृथ्वी की 3 मुख्य परतों को समझ लिया, क्रस्ट, मैंटल और कोर। लेकिन ये परतें एक दूसरे के ऊपर बस यूं ही नहीं रखी हुई हैं, इन्हें कुछ साफ अदृश्य सीमाएं एक दूसरे से अलग करती हैं। इन सीमाओं को वैज्ञानिक भाषा में डिसकंटिन्यूइटीज कहा जाता है। ये कोई भौतिक दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये वो जोन्स हैं जहां पदार्थ का घनत्व और केमिकल कॉम्पोजिशन अचानक से बदल जाता है। और हमें इनके बारे में पता चलता है भूकंप से पैदा होने वाली साइज्मिक वेव से, जो इनसे गुजरते हुए अपनी रफ्तार और दिशा दोनों बदल लेती। इस टेबल में सतह से लेकर इनर कोर तक की सभी मुख्य डिसकंटिन्यूइटीज का पूरा मैप है। कॉनराड, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। हाँ, ये नाम और इनका क्रम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान और शानदार तरीका है। ये हिंदी का छोटा सा वाक्य है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये इन सारी डिसकंटिन्यूइटीज को ऊपर से नीचे एकदम सही क्रम में याद करा देता है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कोई से हो गया कॉनराड, मुझे से मोहो, रेड से रिपेटी, गुलाब से गुटेनबर्ग और आखिर में लादो से लेहमान। बस ये एक लाइन और पृथ्वी की सारी अंदरूनी सीमाएं याद। तो अब हमने अपने ग्रह का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सियाल, सीमा और निफे की परतों वाला एक गोला जो साफ साफ डिसकंटिन्यूटीज से बटा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एनाटॉमी है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। ये आज का सबसे जरूरी टेकअवे है। पृथ्वी चट्टान और धातु का एक स्थिर बेजान गोला नहीं है, ये एक डायनामिक, एक जीवित मशीन है। इसकी हर परत लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है, ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, ये मशीन काम कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के कोर में फंसी हुई गर्मी में। ये जो जबरदस्त गर्मी है, इसे बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए, और यही एनर्जी, यही ताकत हमारी सतह को हिलाती है, उसमें दरारें डालती है, उसे खिसकाती है। अगली बार हम इसी मशीन को टर्न ऑन करेंगे और प्लेट टेक्टोनिक्स के पावरफुल इंजन को समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है। वेलकम बैक। पिछली बार हमने पृथ्वी को एक शांत, कई परतों वाले स्ट्रक्चर के तौर पर देखा था, लेकिन वो तो सिर्फ ऊपर की कहानी थी। असल में सतह के ठीक नीचे एक जबरदस्त इंजन है जो हमारे महाद्वीपों को लगातार हिला रहा है, बदल रहा है। तो आज हम उसी इंजन के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी जबरदस्त शक्ति है जो पूरे के पूरे महाद्वीप को हिलाने की ताकत रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा, और इसका जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे
बहुत गहराई में छिपा हुआ है। तो चलिए पृथ्वी के एकदम कोर तक एक सफर पर चलते हैं और उस अविश्वसनीय शक्ति की खोज करते हैं जो असल में हमारी दुनिया को आकार दे रही है। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसने जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की जो ड्राइविंग फोर्स है उसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसे आर्थर होम्स ने प्रपोज किया था। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, राइट? पर इसे एक उबलते हुए पानी के बर्तन की तरह समझिए। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो ऊपर उठता है और फिर ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है। पृथ्वी के मैंटल में, जो कि जमीन की ऊपरी परत क्रस्ट के नीचे है, बिल्कुल यही हो रहा है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है हीट सोर्स, मतलब गर्मी का स्रोत, जो कि है पृथ्वी का अविश्वसनीय रूप से गर्म कोर और मैंटल। ये गर्मी मैंटल की चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बना देती है, एक गाढ़ा बहने वाला पदार्थ। अब ये गर्म मैग्मा हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है। सतह के पास आकर ये ठंडा होता है, भारी हो जाता है और वापस नीचे डूब जाता है। और ये जो लगातार गोल गोल घूमने वाली गति है ना, ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है, जो अपने ऊपर की कठोर लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, यानी पृथ्वी की क्रस्ट के टुकड़ों को, अपने साथ खींचती चली जाती है। तो यहां पर आता है सबसे बड़ा आहा मोमेंट। जानते हैं, ये जो महाद्वीपों का इतना विशाल मूवमेंट है, ये जो भूकंप और ज्वालामुखी हम देखते हैं, ये सब असल में सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। पृथ्वी बस खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। हमारा ग्रह बस अपनी अंदरूनी गर्मी को बाहर स्पेस में फेंक रहा है। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है इंजन और गाड़ी का उदाहरण। जो इंजन है जो इस पूरी प्रक्रिया को चला रहा है, वो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये हमें बताता है कि महाद्वीप क्यों हिल रहे हैं। और जो गाड़ी है, यानी जो चीज असल में चल रही है, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये हमें बताता है कि क्या हिल रहा है। तो इंजन तो हमने समझ लिया है, अब गाड़ी को जरा और करीब से देखने का वक्त आ गया है। तो बात है 1967 की। एक जबरदस्त थियरी सामने आई जिसने ये साफ कर दिया कि ये कन्वेक्शन करंट्स आखिर चला क्या रहे थे। इस थियरी को थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, जिसे मैकेंजी और पार्कर ने डेवलप किया था। ये थियरी बताती है कि पृथ्वी की जो बाहरी कठोर परत है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक सॉलिड शेल नहीं है, बल्कि वो विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है। और इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब इन प्लेट्स के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। ये बहुत बड़ी और कठोर हैं और ये एक तरह से तैर रही हैं। किसके ऊपर? नीचे की एक सेमी सॉलिड परत के ऊपर, जिसे एस्टेनोस्फीयर कहा जाता है। और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तभी तो हमें भूकंप, ज्वालामुखी और बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। तो अब देखिए, हमारे पास पूरी तस्वीर है। कन्वेक्शन करंट्स का शक्तिशाली इंजन टेक्टोनिक प्लेट्स की गाड़ी को चला रहा है। और इन दोनों थ्योरीज को मिलाकर ही हमें ये पूरी समझ मिलती है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार एक स्लो डांस में क्यों है। ठीक है, तो हमारी पहेली में अब एक इंजन भी है और एक गाड़ी भी। हम ये जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे और क्या की वजह से होता है, लेकिन एक बहुत जरूरी टुकड़ा अभी भी इस पहेली से गायब है। अगर हमें अपने ग्रह को सच में समझना है और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में और बेहतर होना है, तो हमें ये जानना ही होगा कि पृथ्वी की क्रस्ट में ये दरारें, ये टेक्टोनिक प्लेट्स आखिर हैं कहाँ। तो क्या आप इस ग्लोबल जिक्सॉ पजल को एक साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं? अगली बार हम पृथ्वी की मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स का पता लगाएंगे, जिससे हमारी दुनिया का एक ऐसा नक्शा सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो असल में एक बहुत बड़ी पहेली, एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह है? तो आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। दुनिया की मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा, अपने पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि हमारी धरती की जो सबसे बाहरी परत है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो कोई एक सॉलिड शेल नहीं है, बल्कि ये एक टूटी हुई, चटक गई सतह है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल जिक्सॉ पजल के जो ये टुकड़े हैं, इन्हें आखिर कहते क्या हैं? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के जवाब पर फोकस्ड रहेगी। इन्हें कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक टेक्टोनिक प्लेट दरअसल ठोस चट्टान का एक बहुत ही बड़ा, बेतरतीब से शेप का स्लैब होता है।
और यही स्लैब्स मिलकर धरती का लिथोस्फेयर बनाते हैं। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी नाव हो जो पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा के समंदर पर बहुत धीरे-धीरे तैर रही है। तो चलिए अब इस पहेली के सबसे बड़े टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी प्लेट्स की। हमारी पृथ्वी की सतह पर ऐसी 7 बड़ी कॉन्टिनेंट साइज्ड प्लेट्स हैं जिनका दबदबा है। जी हां, सिर्फ 7। यही 7 टुकड़े हैं जो दुनिया के नक्शे का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। तो ये हैं वो 7 बड़े प्लेयर्स। सबसे बड़ी है पैसिफिक प्लेट जो पैसिफिक ओशन के नीचे है। फिर आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और एकदम दक्षिण में एंटार्क्टिक प्लेट। इनके अलावा है यूरेशियन प्लेट जो यूरोप और एशिया दोनों को कवर करती है। और आखिर में ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट अक्सर इंडियन प्लेट के साथ ही चलती है, बिल्कुल जैसे 2 पक्के दोस्त साथ साथ घूम रहे हो। अच्छा, अब बड़े टुकड़ों की बात हो गई तो जरा पहेली के उन छोटे लेकिन कहीं ज्यादा एक्टिव और फ्रैंकली खतरनाक टुकड़ों की तरफ चलते हैं। ये वो प्लेट्स हैं जो इन बड़ी बड़ी प्लेट्स के बीच में एक तरह से फंसी हुई हैं। तो एक मेजर और माइनर प्लेट में आखिर फर्क क्या है? मेजर प्लेट्स, जैसा हमने देखा, कॉन्टिनेंट के साइज की होती हैं और प्लैनेट की सरफेस पर डोमिनेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ माइनर प्लेट्स छोटी होती हैं। और क्योंकि ये बड़ी प्लेट्स के बीच में दबी होती हैं तो सारा प्रेशर इन्हीं पर आता है। यही वजह है कि ये जगह इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे बड़े बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों का सेंटर होती। कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं कोकोस प्लेट जो सेंट्रल अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट के पास, कैरिबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और जुआन डे फूका प्लेट। याद रखिए, ये भले ही साइज में छोटी हैं लेकिन इनका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। अब जब हमने इन टुकड़ों को पहचान लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और खतरनाक पैटर्न है जिसे पैटर्न ऑफ फायर या अग्नि का घेरा भी कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी वाला इलाका, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को। और इसका सीधा कनेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट की बाउंड्रीज से है। तो इस रिंग ऑफ फायर के अंदर आखिर है क्या? देखिए, ये पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ फैला एक घोड़े के नाल के शेप का जोन है। दुनिया के लगभग 90% भूकंप यहीं आते हैं और 75% से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की कुछ सबसे गहरी समुद्री खाइयां जैसे अल्यूशन ट्रेंच, जापान ट्रेंच और दुनिया की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच और साथ ही पेरू चिली ट्रेंच, ये सब इसी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। ये सब के सब इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी के हॉटस्पॉट्स। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस पहेली के जो टुकड़े हैं वो स्टैटिक नहीं है, रुके हुए नहीं है, वो लगातार मूव कर रहे हैं, लगभग उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। ये टुकड़े एक जगह पर शांत नहीं बैठे हैं। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ये विशालकाय प्लेट्स आपस में टकराती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के बगल से फिसल जाती हैं? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में, द क्रैश, द स्प्लिट एंड द स्लाइड, जहां हम 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हीं की वजह से पहाड़ बनते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं। तो सीखने के इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने धरती की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की बड़ी सी पहेली को समझा था। आज हम जूम इन करने वाले हैं उस जगह पर जहां असली एक्शन होता है, यानी वो बाउंड्रीज जहां ये प्लेट्स मिलती हैं, टकराती हैं और एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। तो चलिए समझते हैं इस टकराव, बिखराव और फिसलन के पूरे आर्किटेक्चर को। तो हाँ, प्लेट्स कहाँ हैं ये तो हमने मैप कर लिया, पर असली कहानी, जो असली जियोलॉजिकल ड्रामा है, वो प्लेट्स के बीचों बीच नहीं बल्कि उनके किनारों पर, उनके बाउंड्रीज पर होता है। यही वो जगहें हैं जहां हमारी दुनिया का नक्शा लगातार बनता है, बिगड़ता है और फिर से संवरता है। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सारा एक्शन होता कहाँ है। फिर हम मिलेंगे 3 मेन प्लेयर्स से। एक हैं क्रिएटर्स यानी डाइवर्जन बाउंड्रीज, दूसरे हैं डिस्ट्रॉयर्स यानी कन्वर्जन बाउंड्रीज और तीसरे हैं स्लाइडर्स यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और आखिर में
हम ये समझेंगे कि ये सारी हलचल एक जबरदस्त शॉकवेव को कैसे जन्म देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन बाउंड्रीज पर प्लेट्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं, इसी से हमारे प्लैनेट की पूरी जियोलॉजी तय होती है। अब इनके मूवमेंट के हिसाब से धरती की जो क्रस्ट है वो या तो बनती है, या टूटकर खत्म होती है, या फिर बस अपनी जगह पर बनी रहती है। लेकिन इस प्रोसेस में जबरदस्त टेंशन पैदा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटर्स की। इन्हें जियोलॉजिस्ट अपनी भाषा में कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और जैसा नाम से ही लग रहा है, डाइवर्ज यानी अलग होना। ये वो जगह हैं जहां असल में नई जमीन, नई धरती पैदा होती है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, ठीक? तो बीच में एक गैप बन जाता है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से गर्म लावा यानी मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर जम जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी स्किन पर कोई चोट लगे और उस घाव को भरने के लिए नई स्किन आ जाती है। नतीजा, नई क्रस्ट बन जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, जहां नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसी वजह से अटलांटिक ओशन धीरे धीरे और चौड़ा होता जा रहा है। तो एक तरफ जहां नई जमीन बन रही है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी जमीन का विनाश भी हो रहा है। और ये हमें ले आता है हमारी दूसरी टाइप की बाउंड्री पर, डिस्ट्रॉयर्स, जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अगर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर धरती बन रही थी, तो यहां पुरानी धरती को आप कह सकते हैं रिसाइकल किया जाता है। पर सवाल ये है कि ये जमीन नष्ट कैसे होती है? ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस से होता है, जिसे कहते हैं सबडक्शन। इसमें होता यह है कि जब दो प्लेट्स टकराती हैं, तो जो प्लेट ज्यादा भारी, ज्यादा डेंस होती है, वो हल्की वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है, उसके नीचे डूब जाती है। ये बात याद रखने वाली है, भारी वाली प्लेट हमेशा नीचे जाएगी। यही यहां का मेन एक्शन है। ठीक है, तो यहां मूवमेंट कैसा है? हेड ऑन कोलिजन, मतलब आमने सामने की टक्कर। और जैसा हमने अभी समझा, जो भारी प्लेट है वो सबडक्शन की वजह से नीचे चली जाती है। अब इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि क्रस्ट का वो हिस्सा नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो धरती के मेंटल में जाकर वापस पिघल जाता है। और इसी प्रोसेस से समंदर की सबसे गहरी खाइयां बनती हैं, जैसे कि मारियाना ट्रेंच। ये नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है, पुरानी क्रस्ट को पिघलाकर वापस मेंटल में भेज देना। तो यहां पर यह अंतर एकदम साफ है। एक तरफ है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स दूर जाती हैं और नई क्रस्ट बनती है, और दूसरी तरफ हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स टकराती हैं और पुरानी क्रस्ट नष्ट हो जाती है ना कमाल का बैलेंस? एक तरफ क्रिएशन तो दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन, एक परफेक्ट प्लैनेटरी रिसाइकलिंग सिस्टम। तो हमने देख लिया कि प्लेट्स दूर भी जाती हैं और टकराती भी हैं, लेकिन तब क्या होता है जब वो न दूर जाएं न टकराएं, बल्कि सिर्फ एक दूसरे से रगड़ खाते हुए बगल से निकल जाएं? बस यहीं पर आते हैं हमारे तीसरे प्लेयर, द स्लाइडर्स या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और यहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण, मीनिंग लिटरली टेंशन वाला हो जाता है। यहां का मूवमेंट बिल्कुल अलग है। प्लेट्स एक दूसरे के साथ साथ हॉरिजॉन्टली स्लाइड करती हैं। आप इमेजिन कीजिए जैसे दो गाड़ियां एक दूसरे से सटकर रगड़ खाती हुई निकल रही हों। यहां न तो कोई नई क्रस्ट बनती है, न ही कोई पुरानी क्रस्ट नष्ट होती है। लेकिन क्योंकि प्लेट्स के किनारे एकदम स्मूथ तो होते नहीं, वो खुरदुरे होते हैं, तो उनके आपस में रगड़ने से, फ्रिक्शन से जबरदस्त स्ट्रेस पैदा होता है। सारी की सारी एनर्जी चट्टानों में स्टोर होती जाती है, बस रिलीज होने का इंतजार करती है। और यही स्टोर हुई एनर्जी सबसे अहम है। अभी तक हम इन धीमी, बहुत ही स्लो मूवमेंट की बात कर रहे थे, जो लाखों सालों में होती है। पर सोचिए, क्या होगा जब ये सारी जमा हुई एनर्जी अचानक एक झटके में रिलीज हो जाए? जवाब है एक आने वाली शॉकवेव। तो अब हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या होता है जब ये मूवमेंट धीरे धीरे न होकर अचानक हो जाए? क्या होता है जब उन रगड़ खाती हुई प्लेट्स का सारा जमा हुआ टेंशन, सारा स्ट्रेस एक झटके में रिलीज हो जाए? जब वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें उसे और सह नहीं पाती, तो वो टूट जाती हैं। चट्टान में फ्रैक्चर आ जाता है और वो सारी स्टोर की हुई एनर्जी एक जबरदस्त शॉकवेव, एक कंपन के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम और आप अर्थक्वेक यानी भूकंप के नाम से जानते हैं। ये प्लेट्स के उस धीमे डांस का एक बहुत ही हिंसक और विनाशकारी नतीजा है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये बाउंड्रीज ही भूकंप की वजह बनती हैं, लेकिन भूकंप असल में होता क्या है? ये एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है? एपीसेंटर और हाइपोसेंटर में क्या फर्क होता है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए अगली कड़ी में हम भूकंप की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।
तो पिछली बार हमने ये तो समझ लिया था कि भूकंप की जो एनर्जी है वो तरंगों या वेव्स के रूप में कैसे चलती है। आज ना हम एक कदम और पीछे जाएंगे और भूकंप की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। मतलब आखिर ये शुरू कहाँ से होता है और क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी के एक बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट से। अच्छा, एक रबर बैंड के बारे में सोचिए। आप उसे खींच रहे हैं, खींचते जा रहे हैं और खींचते जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी लास्ट लिमिट तक। अब क्या होगा? जाहिर है वो टूट जाएगा, है ना? और जैसे ही वो टूटेगा उसमें जमा सारी की सारी एनर्जी एक झटके में बाहर निकल आएगी। जानते हैं, ठीक बिल्कुल यही चीज हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ होती है। ये प्लेट्स ना सदियों तक एक दूसरे पर प्रेशर बनाती रहती हैं और इस खिंचाव में जबरदस्त पोटेंशियल एनर्जी जमा होती जाती है और ये एनर्जी बस सही मौके का इंतजार कर रही होती। और फिर वो मौका आता है जब चट्टानें उस दबाव को और नहीं झेल पाती, तो ये सारी एनर्जी एक धमाके के साथ सडनली बाहर निकलती है। और इसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। आसान भाषा में कहें तो भूकंप, यानी पृथ्वी की सतह का वो जोरदार कंपन जो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से उस जमा हुई एनर्जी के अचानक सडन रिलीज होने की वजह से होता है। तो चलिए अब ये पता लगाते हैं कि ये एनर्जी असल में निकलती कहाँ से है। और यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। क्या आपको पता है कि भूकंप जहां से शुरू होता है और जहां हम उसे सबसे ज्यादा फील करते हैं, वो दोनों जगहें असल में अलग अलग होती हैं? देखिए, भूकंप का जो असली स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो जमीन के मीलों नीचे छिपा होता है। इस पॉइंट को कहते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए कि आपने शांत पानी में एक पत्थर फेंका, तो जिस जगह पर पत्थर पानी से टकराता है बस वही है हाइपोसेंटर, और वहीं से एनर्जी की लहरें चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं। और हाँ, इस हाइपोसेंटर की गहराई मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो भूकंप सतह के नजदीक पैदा होते हैं, यानी जिनका फोकस शैलो होता है, वो कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। आप खुद सोचिए, एक बम जमीन के ठीक नीचे फटे और दूसरा बहुत ज्यादा गहराई में, सतह पे असर कहाँ ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स सतह के पास वाले धमाके का। अब आते हैं जमीन के ऊपर। जमीन पर वो पॉइंट जो ठीक उस गहरे हाइपोसेंटर के डायरेक्टली अबव होता है, उसे कहते हैं एपिसेंटर। जब भी हम न्यूज में सुनते हैं या मैप्स पर देखते हैं ना कि भूकंप का केंद्र फलां जगह थी, तो वो असल में इसी एपिसेंटर की बात कर रहे होते हैं। ये वो स्पॉट है जहां तबाही सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखती है। तो अब एकदम क्लियर हो गया होगा, हाइपोसेंटर वो गहरा छिपा हुआ ओरिजिन पॉइंट है जहां भूकंप असल में शुरू होता है, और एपिसेंटर सतह पर वो पॉइंट है जहां उसका असर, उसकी तबाही हमें दिखाई देती है। और ये जो बल्ब वाली एनालॉजी है ना, ये तो ब्रिलियंट है। अगर हाइपोसेंटर एक बल्ब है तो एपिसेंटर ठीक उसके नीचे फर्श पर पड़ने वाली रोशनी का सबसे ब्राइट, सबसे इंटेंस स्पॉट है। ऑलराइट, तो अब हमें ये पता चल गया कि भूकंप कहाँ से शुरू होता है, पर सवाल ये है कि इसे शुरू कौन करता है, वजह क्या है? तो चलिए सबसे पहले भूकंप की जो नेचुरल कल्प्रिट्स हैं, जो कुदरती गुनाहगार हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, कुदरती तौर पर भूकंप के दो मेन विलेन हैं। पहला, हमारी पृथ्वी की वो जायंट प्लेट्स जो लगातार मूव कर रही हैं, और दूसरा, धरती के अंदर खौलता हुआ लावा यानी ज्वालामुखी। सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा होते हैं वो हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ये वही क्लासिक भूकंप है जिन्हें हमने उस रबर बैंड वाले एग्जाम्पल से समझा था। ये तब होते हैं जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स या तो आपस में टकराती हैं, या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। दूसरे टाइप के हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये ज्वालामुखी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जमीन के नीचे खौलता हुआ पिघला पत्थर, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो जबरदस्त फोर्स के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पावरफुल मूवमेंट अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी वजह से जमीन में कंपन यानी ट्रेमर्स पैदा होते हैं। ओके, अब यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सारे भूकंप नेचुरल नहीं होते। क्या आप मानेंगे कि हम इंसान, हमारी एक्टिविटीज भी अपने ही पैरों के नीचे की जमीन को हिला सकती हैं? तो चलिए देखते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जो भूकंप ला सकती हैं। हम बात करेंगे माइंस के अंदर होने वाले हादसों से पैदा हुए झटकों की, बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कांपने वाली धरती की, और यहां तक कि बड़े बड़े डैम्स के वजन से आने वाले भूकंपों की भी। सबसे पहले हैं कोलैप्स अर्थक्वेक्स। ये ज्यादातर छोटे ट्रेमर्स होते हैं जो माइनिंग वाले इलाकों में फील किए जाते हैं। सोचिए जरा,
जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी माइन है और उसकी छत अचानक धड़ाम से गिर जाती है, तो क्या होगा? जाहिर है ऊपर की जमीन तो हिलेगी ही। फिर आते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। ये तब होते हैं जब कोई बहुत पावरफुल केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट किया जाता है, यानी उसमें विस्फोट होता है। इन धमाकों से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि वो जमीन में शॉकवेव्स भेज देती हैं, बिल्कुल एक छोटे भूकंप की तरह। और अब बात करते हैं सबसे फैसिनेटिंग ह्यूमन कॉज की, वो भूकंप जो बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स यानी डैम्स की वजह से आते हैं। तो ये रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स आखिर होते कैसे हैं? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है और उसके पीछे बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी जमा है। अब सोचिए इतने सारे पानी का वजन कितना ज्यादा होगा। ये इमेंस वेट, ये जबरदस्त वजन नीचे की जमीन पर एक नया इंटेंस प्रेशर डालता है, और ये नया अननेचुरल प्रेशर जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों और फॉल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, उन्हें अस्थिर कर सकता है, जिससे ट्रेमर्स यानी भूकंप के झटके आ सकते हैं। ओके, तो अब तक हम दो सबसे जरूरी बातें समझ चुके हैं। पहली, भूकंप शुरू कहां से होता है? जवाब है हाइपोसेंटर से। दूसरी, भूकंप क्यों शुरू होता है? जवाब है नेचुरल और ह्यूमन, दोनों वजहों से। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सवाल तो अब ये है कि ये जो एनर्जी है, ये जमीन के इतने नीचे उस हाइपोसेंटर से निकलकर हमारी सरफेस तक, हमारे घरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है सेस्मिक वेव्स। हिंदी में कहें तो भूकंपीय तरंगे। ये एनर्जी की वो पावरफुल वेव्स हैं जो पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स को चीरती हुई ट्रैवल करती हैं। आप इन्हें तबाही का मैसेंजर समझ सकते हैं। यही वो मैसेंजर हैं जो भूकंप की डिस्ट्रक्टिव पावर को हाइपोसेंटर से उठाकर हम तक यानी सतह तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है? और इन वेव्स में से, इन मैसेंजर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा डेडली, सबसे ज्यादा घातक है? क्योंकि ये वेव्स भी कई तरह की होती हैं और हर एक की अपनी स्पीड और तबाही मचाने का अपना अलग ही स्टाइल होता है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि कौन सी वेव हमें सबसे पहले फील होती है और कौन सी वेव है जो असल में इमारतों को गिराने के लिए जिम्मेदार है? इन सारे सवालों के जवाब हम अपनी अगली पड़ताल में ढूंढेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि भूकंप के दौरान इतनी सारी एनर्जी आखिर निकलती कैसे है। तो आज चलिए पता लगाते हैं कि वो एनर्जी हमारी धरती के आर पार अपना सफर तय कैसे करती है। तो एनर्जी के इसी सफर की गुत्थी को आज हम सुलझाएंगे, और इस गुत्थी के जो सुराग हैं उन्हें हम कहते हैं साइज्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भूकंप के हाइपोसेंटर यानी जहां से वो शुरू होता है, वहां से निकलने वाली एनर्जी इन्हीं पावरफुल वेव्स की शक्ल में आगे बढ़ती है। आप इन्हें ऐसे मैसेंजर्स या संदेशवाहक समझ सकते हैं जो हमारी धरती की बहुत बहुत गहराइयों से एक जरूरी कहानी लेकर हम तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि मैसेंजर्स भी दो मेन कैटेगरीज में बटे हुए हैं और हर कैटेगरी का काम और रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहली हैं बॉडी वेव्स, जो धरती के अंदरूनी हिस्सों से, मतलब उसके इंटीरियर से गुजरती हैं। और दूसरी हैं सरफेस वेव्स, जो जमीन की सतह पर चलती हैं और जिन्हें असल में हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। हम सबसे पहले अपने मुख्य गवाहों यानी बॉडी वेव से पूछताछ करेंगे, और शुरुआत होगी उस गवाह से जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचता है। यह है हमारा पहला गवाह, पी वेव। इसे प्राइमरी वेव भी कहते हैं। प्राइमरी क्योंकि ये हमेशा सबसे पहले पहुंचती है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज होती हैं, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, और इनका चलने का तरीका, मतलब जो मोशन है, वो पुश पुल वाला होता है, जैसे स्लिंकी को दबाकर छोड़ दिया हो, बिल्कुल एक साउंड वेव की तरह। और यही वजह है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से गुजर जाती हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल फैक्ट यही है, पी वेव्स की किसी भी मीडियम से गुजर जाने की ये यूनिक एबिलिटी, चाहे वो ठोस हो, लिक्विड हो या गैस। इस डिटेल को याद रखेगा, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे बहुत काम आने वाली है। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे गवाह से। ये है एस वेव, जो पी वेव के बाद पहुंचती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। ये वेव्स पी वेव्स के मुकाबले धीमी होती हैं और इनका मोशन अप डाउन वाला होता है, जैसे हम किसी रस्सी को ऊपर नीचे हिलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये जिस दिशा में जा रही होती हैं उसके परपेंडिकुलर जमीन को हिलाती हैं, और इस शेयरिंग मोशन के लिए एक मजबूत रिजिड मीडियम चाहिए। और यहीं एस वेव की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है।
क्योंकि लिक्विड और गैस में वो रिजिडनेस नहीं होती, इसलिए एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही गुजर सकती हैं। जैसे ही ये किसी लिक्विड से टकराती हैं, ये वहीं रुक जाती हैं। ये टेबल देखिए, पी वेव्स और एस वेव्स के बीच के सारे अंतर यहां बिल्कुल साफ है। लेकिन मीडियम वाली रो पर खास ध्यान दीजिए, एक वेव जो सब कुछ पार कर जाती है और दूसरी जो सिर्फ सॉलिड से गुजरती है। हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा क्लू यही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि जब ये बॉडी वेव्स मतलब पी और एस वेव्स अपना अंदरूनी सफर पूरा करके सरफेस पर पहुंचती हैं, तब क्या होता है? तब ये मिलकर एक नई और कहीं ज्यादा विनाशकारी किस्म की वेव्स बनाती हैं। यही वो वेव्स हैं जो भूकंप के बाद की सारी तबाही की वजह बनती हैं, क्योंकि यह जमीन की सतह पर लहरों की तरह फैलती हैं और अपने रास्ते में आने वाली इमारतों और सड़कों सबको तबाह कर देती हैं। तो अब तक हमने अपने दोनों गवाहों पी और एस वेव्स से सारी जानकारी ले ली है, और अब एक फैक्ट ऐसा है जो एक ब्रेक थ्रू क्लू बनकर सामने आया है, एक ऐसा सुराग जो धरती का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। चलिए अब सारे क्लूज को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास एक एस वेव है जो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है। तो सोचिए, जब ये एस वेव उस लिक्विड आउटर कोर से टकराएगी तो क्या होगा? बिल्कुल, वो बस गायब हो जाती हैं। वो लिक्विड कोर में घुस ही नहीं पाती, और इसी वजह से धरती के दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका बन जाता है जहां ये वेव्स कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती। सबूत का ये गायब हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यही सॉल्यूशन है। ये हमें हमारी धरती का एक तरह से एक्सरे करने का मौका देता है। इससे हम अर्थ के लिक्विड कोर के एकदम सटीक साइज और उसके बाउंड्रीज का पता लगा सकते हैं। एस वेव्स के इस तरह गायब हो जाने की वजह से जो इलाका बनता है उसे साइंटिस्ट कहते हैं शैडो जोन। तो हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी शैडो जोन में और गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे बस सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ये प्रूव किया जा सकता है कि हमारी धरती का कोर वाकई लिक्विड है। तो क्या हम सब तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? नमस्कार और स्वागत है। पिछली बार हमने पृथ्वी की अलग अलग परतों की गहराई में जाकर समझा था। आज हम उसी सफर को एक कदम और आगे ले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर हम उस चीज का नक्शा कैसे बनाते हैं जिसे हम देख ही नहीं सकते, यानी पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा, उसका कोर। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात याद कर लेते हैं जो हमने पिछली बार सीखी थी। वो ये कि एस वेव्स यानी शेयर वेव्स किसी भी तरल यानी लिक्विड चीज़ से होकर नहीं गुजर सकती। वो जैसे ही किसी लिक्विड से टकराती हैं, बस वहीं रुक जाती हैं। ये एक छोटा सा फैक्ट है, पर आज के हमारे पूरे विश्लेषण की चाबी यही है। तो सवाल ये है, अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिल करके नहीं जा सकते, तो हमें ये सब पता कैसे चलता है कि वहाँ क्या है? हम उस अनदेखी दुनिया का नक्शा बनाते कैसे हैं? इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, और इसका सुराग छिपा है भूकंप से निकलने वाली तरंगों में। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। और यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। पृथ्वी के कोर को समझने की तरकीब ये नहीं है कि हम भूकंप की तरंगों को कहाँ सुनते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें कहाँ नहीं सुनते हैं। जी हाँ, हम इस खामोशी, इस साइलेंस का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदर का नक्शा तैयार करते हैं। इस खामोशी वाले इलाके को वैज्ञानिक भाषा में शैडो जोन कहते हैं। मतलब ये पृथ्वी की सतह का वो हिस्सा है जहां किसी खास भूकंप से आने वाली सीधी सिस्मिक वेव्स को सीज़्मोग्राफ्स पकड़ ही नहीं पाते। ये एक तरह का सिस्मिक ब्लाइंड स्पॉट है जहां पृथ्वी के अंदर से आ रही कोई भी सीधी लहर महसूस नहीं होती। तो हमारी जासूसी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है एस वेव्स के गायब होने के रहस्य से। यही वो पहला और सबसे बड़ा सुराग था जिसने हमें पृथ्वी के कोर के बारे में एक बेहद जरूरी जानकारी दी कि इसका बाहरी हिस्सा तरल यानी लिक्विड है। आइए एक एस वेव के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, भूकंप आता है और एस वेव्स को पृथ्वी के मैंटल के जरिए भेजता है। स्टेप 2, ये तरंगे अंदर जाते जाते आउटर कोर से टकराती हैं। स्टेप 3, अब क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है, वो इन एस वेव्स को पूरी तरह से सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। और स्टेप 4, बस वहीं पर इन तरंगों का सफर एकदम से खत्म हो जाता है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 103 डिग्रीज।
वैज्ञानिकों ने बार बार ये देखा कि भूकंप के केंद्र यानी एपिसेंटर से 103 डिग्री की कोणीय दूरी मतलब एंगुलर डिस्टेंस के बाद दुनिया में कहीं भी एक भी एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती। और इसका नतीजा क्या निकला? एक बहुत बहुत बड़ा शैडो जोन जो पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। जरा सोचिए, एक विशाल अदृश्य ढाल की तरह जो इन तरंगों को पृथ्वी के दूसरी तरफ पहुंचने से पूरी तरह रोक रही है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात ये है, ये विशाल एस वेव शैडो जोन ही इस बात का सबसे पक्का और सीधा सबूत है कि पृथ्वी का आउटर कोर लिक्विड है। इस जबरदस्त खामोशी ने ही हमें पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पहेली का अगला हिस्सा आता है जो पी वेव्स से जुड़ा है। एस वेव्स तो रुक गईं, लेकिन पी वेव्स हमें एक और ज्यादा बारीक सुराग देती हैं, और ये सुराग उनके मुड़ने यानी बेंडिंग से जुड़ा है। अब देखिए, पी वेव्स की खास बात यह है कि वो लिक्विड कोर से गुजर तो सकती हैं, लेकिन जब वो कोर में दाखिल होती हैं और उससे बाहर निकलती हैं तो उनका रास्ता सीधा नहीं रहता, वो मुड़ जाता है। इसी मुड़ने के असर को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है पानी के ग्लास में रखी स्ट्रॉ का मुड़ा हुआ दिखना। जैसे रोशनी मुड़ती है, वैसे ही साइस्मिक वेव्स भी जब अलग डेंसिटी वाले मीडियम से गुजरती हैं तो मुड़ जाती हैं। और इसी मुड़ने यानी रिफ्रैक्शन की वजह से एक दूसरी तरह का ब्लाइंड स्पॉट या शैडो जोन बन जाता है। एक ऐसा इलाका जहां कोई भी सीधी पी वेव पहुंच ही नहीं पाती, वो मुड़कर उस इलाके से बचकर निकल जाती हैं। और ये पी वेव शैडो जोन काफी सटीक है। ये भूकंप के केंद्र से 103 से 150 डिग्री के बीच एक बैंड या एक पट्टी की तरह मौजूद है। इस खास बैंड के अंदर आपको कोई भी सीधी पी वेव नहीं मिलेगी। तो चलिए एक बार दोनों की तुलना कर लेते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। एस वेव शैडो जोन का कारण है अब्जॉर्प्शन यानी तरल कोर का तरंगों को सोख लेना, और इसका आकार बहुत बड़ा है, 103 डिग्री से आगे सब कुछ। दूसरी तरफ पी वेव शैडो जोन का कारण है रिफ्रैक्शन यानी कोर का तरंगों को मोड़ देना, और इसका आकार एक छोटी पट्टी जैसा है, सिर्फ 103 से 150 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हम पृथ्वी की संरचना को कैसे जानते हैं, लेकिन जिन घटनाओं से हमें ये जानकारी मिलती है, मतलब भूकंप, हम उन्हें मापते कैसे हैं? अब हम उन टूल्स के बारे में जानेंगे जो इस उथल-पुथल को नंबर्स में बदलते हैं। तो इस काम का सबसे बुनियादी टूल है साइज्मोग्राफ। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साइज्मिक वेव्स के कंपन यानी वाइब्रेशंस को मापता भी है और रिकॉर्ड भी करता है। आप इसे एक तरह से पृथ्वी की धड़कन सुनने वाला स्टेथोस्कोप समझ सकते हैं। अब भूकंप को मापने के लिए दो मुख्य पैमाने इस्तेमाल होते हैं। पहला है रिक्टर स्केल। ये भूकंप का मैग्नीट्यूड मापता है, यानी सोर्स पर जहां भूकंप शुरू हुआ वहां कितनी एनर्जी निकली। दूसरा है मर्कली स्केल। ये भूकंप की इंटेंसिटी को मापता है, मतलब जमीन पर उसका क्या असर हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो मैग्नीट्यूड है कारण और इंटेंसिटी है उसका परिणाम। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो हमने तरंगों का नक्शा बनाया, एनर्जी को मापा, लेकिन अब हम डेटा के विज्ञान से आगे बढ़कर भूकंप के असली जमीनी परिणामों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इन नंबर्स का असल दुनिया में मतलब क्या होता है। ये बात इस पूरी कहानी का सार है। भूकंप सिर्फ एक ग्राफ पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये एक विनाशकारी घटना है जिसके असल दुनिया में बहुत गंभीर नतीजे होते हैं। ये हमें इन भूवैज्ञानिक घटनाओं के मानवीय पहलू की याद दिलाता है। जब धरती हिलती है तो बस एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ कई दूसरी आपदाएं भी आती हैं। समुद्र में सुनामी जैसी विशाल लहरें उठ सकती हैं, और कुछ मामलों में तो जमीन खुद पानी की तरह तरल बन जाती है, जिसे लिक्विफेक्शन कहते हैं। तो जमीन कांप चुकी है, डेटा हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? असल दुनिया में लोगों के लिए, शहरों के लिए इसका अंजाम क्या होता है? हमारे अगले विश्लेषण में हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम भूकंप के विनाशकारी प्रभावों जैसे कि सुनामी और पृथ्वी के सबसे अशांत इलाके द रिंग ऑफ फायर की पड़ताल करेंगे। तो अगली बार जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने पृथ्वी की अंदरूनी मैकेनिक्स के बारे में समझा था, वो जबरदस्त एनर्जी जो हमारे पैरों के ठीक नीचे बनती है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये विशाल ऊर्जा आखिर फोकस कहाँ होती है।
तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रह की ज़्यादातर साइस्मिक और वोल्केनिक हिंसा एक खास बेल्ट में ही सिमटी हुई है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के डिज़ाइन का एक बहुत ही फंडामेंटल और पावरफुल हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम पृथ्वी के सबसे अस्थिर किनारे को देखेंगे, मतलब रिंग ऑफ फायर को। फिर इस रिंग की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। ये जानेंगे कि कैसे एक आपदा कई और आपदाओं का एक झरना सा बन जाती है। और आखिर में इस ग्लोबल पिक्चर से लोकल रिस्क का अंदाजा लगाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पृथ्वी का वो अस्थिर किनारा। इस एरिया को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, और यकीन मानिए ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरे ग्रह पर जियोलॉजिकली सबसे ज्यादा एक्टिव इलाका है। तो ये जो नक्शा है ना, ये हमें पूरी कहानी बताता है। ये ऑरेंज घेरा ही है रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के चारों ओर करीब 40,000 किलोमीटर का एक घोड़े की नाल जैसा घेरा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इसका कारण है एक बहुत ही पावरफुल जियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो सतह है वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि विशाल पैसिफिक प्लेट लगातार अपने आसपास की प्लेटों से टकरा रही है। जब एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराकर उसके नीचे खिसकती है, तो इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। इसी सबडक्शन की वजह से जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, और नतीजा दुनिया के 90% भूकंप इसी टकराव और एनर्जी के निकलने से आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये प्लेट पृथ्वी के अंदर और गहराई में जाती है तो जबरदस्त गर्मी और दबावों से पिघलकर मैग्मा बन जाती है, और यही मैग्मा सतह पर आकर दुनिया के 75% ज्वालामुखियों को जन्म देता है। और हाँ, यही प्रक्रिया मारियाना और जापान ट्रेंच जैसी दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाइयां भी बनाती है, क्योंकि प्लेट्स के नीचे झुकने से समुद्र के तल में गहरी दरारें बन जाती हैं। लेकिन भूकंप का खतरा सिर्फ जमीन के हिलने तक ही सीमित नहीं है। अक्सर ये दूसरी जानलेवा आपदाओं की एक पूरी चेन शुरू कर देता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो एक बड़े भूकंप के बाद जमीन का हिलना तो बस शुरुआत है। इसके बाद इन मुख्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सुनामी, मृदा द्रवीकरण यानी सॉइल लिक्विफिकेशन, भूस्खलन, बाढ़ और आग। चलिए इनमें से हर एक को जरा सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सुनामी। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह की लहर। ये असल में शक्तिशाली समुद्री लहरों की एक सीरीज है जो बड़े पैमाने पर होने वाली हलचल की वजह से बनती है, और इसका सबसे आम कारण है समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप। तो ये बनती कैसे है? पहला स्टेप, समुद्र के नीचे भूकंप आता है, जिससे समुद्र का तल अचानक हिल जाता है और भारी मात्रा में पानी अपनी जगह से हट जाता है। दूसरा स्टेप, ये जो हटा हुआ पानी है ये लहरें बनाता है जो हर दिशा में फैलने लगती हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे विनाशकारी स्टेप। जैसे ही ये लहरें खुले समुद्र से तट के पास उथले पानी में पहुंचती हैं, इनकी स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन इनकी एनर्जी पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे लहरों की ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक विशाल पानी की दीवार बनकर तट से टकराती हैं। अगला है सॉइल लिक्विफैक्शन। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक प्रक्रिया है। इसमें होता यह है कि भूकंप के तेज झटकों की वजह से पानी से भरी ढीली मिट्टी के कणों के बीच पानी का दबाव बढ़ जाता है। ये दबाव मिट्टी के कणों को एक दूसरे से अलग कर देता है, जिससे मिट्टी कुछ देर के लिए अपनी सारी ताकत खो देती है और एक लिक्विड, मतलब एक तरल की तरह व्यवहार करने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर इस दलदल जैसी जमीन पर इमारतें खड़ी हों तो क्या होगा? वो या तो धंस जाएंगी या एक तरफ झुक जाएंगी। और खतरों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जैसा कि हम पहले पैनल में देख सकते हैं, भूकंप के झटके खड़ी ढलानों को अस्थिर कर देते हैं, जिससे विनाशकारी भूस्खलन और हिमस्खलन होते हैं। बीच वाले पैनल में देखिए, ये झटके बांधों या तटबंधों को तोड़ सकते हैं, जिससे अचानक और भयानक बाढ़ आ सकती है। और आखिर में टूटी हुई गैस लाइनों और डैमेज हुए बिजली के तारों से अक्सर आग लग जाती है, जो घनी आबादी वाले शहरों में कभी-कभी भूकंप से भी ज्यादा तबाही मचाती है। चलिए अब अपनी नजर इस ग्लोबल हॉटस्पॉट से हटाकर लोकल रिस्क पर डालते हैं। हमने ये तो देख लिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि हमारे अपने एरिया में रिस्क का लेवल क्या है। हमने ग्लोबल हॉटस्पॉट देख लिया है, लेकिन जो लोग रिंग ऑफ फायर के बाहर रहते हैं उनके लिए ये सवाल तो उठता ही है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कितनी सुरक्षित है।
ये एक सोचने वाली बात है ना? और बस यहीं से हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि भारत ने भूकंप के खतरे को मैनेज करने के लिए अपने साइज्मिक जोन्स को कैसे क्लासिफाई किया है। और हाँ, एक और बहुत दिलचस्प चीज, हम उन जानवरों के अजीब बर्ताव की भी पड़ताल करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भूकंप आने से पहले ही कुछ संकेत दे देते हैं। जरूर देखिएगा। नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो भूवैज्ञानिक यात्रा चल रही है, अब हम उसके आखिरी पड़ाव पर हैं। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम पृथ्वी के बिल्कुल कोर से लेकर हमारे अपने आसपास के जोखिमों तक की पूरी कहानी को जोड़ेंगे। तो पिछले कुछ विश्लेषणों में हमने ये तो समझ लिया कि हमारी पृथ्वी अंदर से काम कैसे करती है, बिल्कुल उसके केंद्र से लेकर सतह तक। अब हम उसी सारी साइंस को, उसी विज्ञान को घर ला रहे हैं, मतलब खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक परिदृश्य पर लागू करके देखेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि अब तक हमने क्या क्या समझा है। हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से, जहां एक ठोस लोहे की गेंद है। फिर हम ऊपर आए, जहां हमने मेंटल को देखा, वो उबलती हुई धाराएं। और आखिर में हम सतह पर पहुंचे, जहां है टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब पृथ्वी की पपड़ी के वो बड़े बड़े टुकड़े जो लगातार खिसक रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हम दुनिया के लेवल पर बात कर रहे थे। अब वहां से हटकर अपना फोकस उन ताकतों पर लाते हैं जो सीधे सीधे भारत के भूविज्ञान को आकार देती हैं। अब देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही मजेदार अंतर दिखाती है। दुनिया भर में जो ज्यादातर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं ना, वो होती हैं रिंग ऑफ फायर में, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी बिल्कुल अलग है। इसकी अपनी एक अनोखी भूकंपीय प्रोफाइल है, और ये एक बहुत ही बड़ी महाद्वीपीय टक्कर की वजह से है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में भूकंप के जोखिम की असली वजह क्या है? वजह है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से उत्तर की तरफ टकराना। यही वो शक्तिशाली इंजन है जो इस पूरे क्षेत्र के भूकंपों के पीछे काम कर रहा है। और इस टक्कर की जो ताकत है ना, वो बहुत विशाल है और लगातार बनी हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये टकराव लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा बनाता है, उसे जमा करता रहता है, और यही ऊर्जा आखिर में भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। अब जाहिर है, इतने बड़े जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कोई न कोई सिस्टम तो चाहिए। तो एक मैपिंग सिस्टम बनाया गया है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि भारत अपने भूकंप के खतरे का नक्शा आखिर बनाता कैसे है। तो इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, वो है साइज्मिक जोनिंग मैप। अब ये क्या है? देखिए, साइज्मिक का मतलब होता है भूकंप से जुड़ा हुआ, और जोनिंग का मतलब हुआ इलाकों में बांटना। तो ये एक ऐसा नक्शा है जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया था, पहली बार 1935 में। और ये करता क्या है? ये देश को अलग अलग जोन में बांटता है, इस आधार पर कि कहाँ भूकंप की तीव्रता कितनी हो सकती है। लेकिन एक मिनट, जरा ध्यान से देखिए, इस मैप में जोन 1 कहाँ है? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है वो जोन 2 से शुरू होता है। असल में पहले जोन 1 हुआ करता था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को ये एहसास हुआ कि भारत का कोई भी हिस्सा भूकंप के खतरे से पूरी तरह से फ्री है ही नहीं, इसलिए उस जोन को ही हटा दिया गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों यानी 4 जोन में बांटा गया है। जोन 2 ये सबसे कम एक्टिव है। फिर आता है जोन 3, जहां मध्यम दर्जे की भूकंपीय गतिविधि हो सकती है। जोन 4 एक हाई रिस्क जोन है, जहां काफी नुकसान हो सकता है। और फिर है जोन 5, जो सबसे खतरनाक है। यहाँ विनाशकारी भूकंपों का खतरा होता है, खासकर हिमालयी बेल्ट और उत्तर पूर्व के इलाकों में। चलिए अब बड़े पैमाने के भूविज्ञान से हटकर एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं रहस्यमयी चीज पर ध्यान देते हैं। ये है भूकंप से ठीक पहले मिलने वाले कुछ सूक्ष्म संकेत, वो चेतावनियां जो असल झटकों से भी पहले आ जाती हैं। ये कई बार देखा गया है कि भूकंप आने से ठीक पहले बहुत से जानवर बड़ा अजीब बर्ताव करने लगते हैं। इनमें कुत्ते हैं, बिल्लियां, गायें, हाथी, पक्षी, यहाँ तक कि सांप और मेंढक भी शामिल हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या हो सकता है? एक जो मजबूत थियरी है वो जुड़ी है इंफ्रासाउंड से। अब ये इंफ्रासाउंड क्या है? ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं, इतनी कम कि हम इंसान इन्हें सुन ही नहीं सकते, और ये मेन भूकंप के झटके से ठीक
पहले पैदा होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जानवर इन तरंगों को महसूस कर लेते हैं और साथ ही धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को भी भांप लेते हैं। तो चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और अपनी इस पूरी सीखने की यात्रा को एक साथ देखते हैं, ग्रह के बिल्कुल केंद्र से लेकर हमारे अपने घरों के आसपास तक। और ये स्लाइड पूरी कहानी को कितने शानदार ढंग से समेटती है। हमने शुरुआत की थी पृथ्वी के ठोस केंद्र से, फिर मैंटल की उन धाराओं को समझा जो एक इंजन की तरह काम करती हैं। इन धाराओं ने सतह पर प्लेटों को हिलाया और फिर हमने देखा कि कैसे इन प्लेटों की टक्कर से ऊर्जा बनती है। और आखिर में हम इस बात पर पहुंचे कि भारत में हम इन खतरों से खुद को बचाने के लिए रिस्क मैपिंग कैसे करते हैं। देखा सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ पृथ्वी के भीतरी हिस्से से लेकर भारत के भूकंपीय क्षेत्रों तक की हमारी ये यात्रा पूरी होती है। उम्मीद है कि इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने से ये समझने में मदद मिली होगी कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन इतनी डायनामिक क्यों है, इतनी हलचल भरी क्यों है। हमने खतरे का नक्शा तो बना लिया है, हम ये जान गए हैं कि कौन से इलाके ज्यादा जोखिम में हैं, लेकिन असली सवाल तो अब आता है। खतरे को जानना एक बात है, पर क्या हम सच में तैयार हैं? वाकई में तैयार रहने के लिए क्या करना पड़ता है? शायद ये हमारी अगली पड़ताल का विषय हो सकता है।